दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन और अखबारों में इस खबर का भी जिक्र है। पीएम ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी के लिए ग्लोबल प्रोटोकॉल की जरूरत बताई। वैश्विक निर्णय लेने में ग्लोबल साउथ को ज्यादा महत्व देने का आह्वान भी किया। तकनीक के उपयोग से बड़े बदलाव लाने वाली सरकारों की आवश्यकता बताई। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को प्रमुखता से बताया गया। आप सुनिए पीएम मोदी के संबोधन की कुछ बड़ी बातें। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुनिया भर के थॉट लीडर्स को एक मंच पर लाने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। इसमें हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद की विजनरी लीडरशिप उसका बहुत बड़ा रोल है। दुबई जिस प्रकार ग्लोबल इकोनॉमी, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का एपी सेंटर बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने फिर से किया सीज फायर वायलेशन। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ पोस्ट पर फायरिंग की। 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां भी चली। तो ये पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया और सीज फायर के उल्लंघन के बाद जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ पोस्ट पर फायरिंग हुई। 20 मिनट तक लगातार दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। साक्षी, आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं किसानों की। केंद्रीय मंत्रियों के साथ में किसानों की दूसरे दौर की वार्ता जो हुई है वो भी विफल नजर आई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय इस बैठक में मौजूद रहे। आज तीसरे राउंड की बैठक होनी है। देखिए, सरकार के द्वारा यही कहा जा रहा है कि हर समाधान के लिए तैयार है और दैनिक जागरण की फ्रंट पेज की हेडलाइन में भी यही लिखा गया है कि सरकार हर समाधान के लिए तैयार है। मुंडा के द्वारा कहा गया, कृषि मंत्री के द्वारा कहा गया, किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए कृषि मंत्री का संवाद पर जोर है, यही वो कह रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि नए कानूनों को लेकर बहुत से मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श करना होगा और इस विचार विमर्श में समय लगेगा। एकदम से चीजें नहीं होती हैं। किसान 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। 13 फरवरी से प्रोटेस्ट शुरू होती है और तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ देखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह कि यातायात यानी कि ट्रैफिक रोड का जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनको सील किया गया है, ट्रैफिक डाइवर्ट किए गए, बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, भारी पुलिस बल और प्रशासन के तमाम अधिकारियों की तैनाती की गई है, क्योंकि किसानों का एक ही नारा है कि हमें दिल्ली कूच करना है, दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करना है। लेकिन ऐसा उनको करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा ट्रैफिक के ऊपर, यातायात के ऊपर और समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आज रेल रोको के लिए यहाँ पर कह रखा है कि ट्रेन के ट्रैक को जाम किया जाएगा और कल भारत बंद का ऐलान किसानों के द्वारा कर दिया। किसान नेता तीसरी बार आज वार्ता करने को तैयार है। चंडीगढ़ में बैठक होगी आज तीसरे दौर की। बिल्कुल, तो देखिए दूसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही और लगातार किसान आंदोलन को लेकर जो अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। किसानों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर भी लाठियां बरसाई गई है, ये आरोप लगाए गए। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। सरवन सिंह पंढेर का दावा हिंसा के पीछे साजिश है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਸਾਡਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਦੋ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਦੂਜੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅੱਜ मैं अनुराग ठाकुर जी का बयान देख रहा भी उनका मांग कह रहे भी उन्होंने मांग पत्र बढ़ता जा रहा। मैं कोई हिंदी रिपीट कर दूं। और देखिए लगातार आप यहाँ पर देख सकते हैं किसानों ने सरकार प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और पिछली बार भी जब किसान आंदोलन चला था तो काफी लंबा चला था और उसके बाद आपने देखा कि जो सरकार है उसको भी खामियाजा कहीं ना कहीं उठाना पड़ा था और एक बार इस बार सरकार चाहती है कि फिर से वैसा ना देखना पड़े। इसी को लेकर अच्छा महिमा, क्योंकि पंजाबी में यहाँ पर कहते हुए नजर आए सरवन सिंह, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार या तो हमें दिल्ली जाने दे या फिर हमारी मांगों को मान ले, लेकिन सरकार ये दोनों ही चीजें नहीं कर रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा जो कहा गया उसके ऊपर भी उसको मेंशन करते हुए यहाँ यही बोला कि या तो हमें दिल्ली जाने दिया जाए या हमारी मांगों को मान लिया जाए, लेकिन फिलहाल सरकार दोनों ही नहीं कर रही है और इसलिए हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि पंजाबी में बताया गया और आपने विस्तार से बताया कि आखिर कन्वर्ट करके हिंदी में कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। पूजा,
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल जाएगा, ये बात कह दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने धारा 144 लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हटाई गई है धारा 144। बंगाल के संदेश खाली में धारा 144 फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए लगा दी गई है, एहतियाती कदम उठाते हुए। बिल्कुल, तो देखिए खबरों में बढ़ेगी आगे बात। अब तमिलनाडु की भी कर लेते हैं। तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्रीय नीतियों के खिलाफ पास किए 2 प्रस्ताव, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है और डिलिमिटेशन से लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं की निर्धारण प्रक्रिया का भी इसमें विरोध किया गया। सीएम स्टालिन ने दोनों प्रस्तावों के पास होने को ऐतिहासिक क्षण बताया। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। आगे बढ़ते दिल्ली में डीटीसी के बेड़े में शामिल हुई 350 इलेक्ट्रिक बसेस। सीएम अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हरी झंडी दिखाई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी कार्यक्रम के दौरान हरी झंडी जो सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिखाई गई, उपराज्यपाल आपको सामने नजर आ रहे हैं। ये तब की तस्वीरें हैं ताकि आने जाने में जो दिल्ली के लोग हैं उनको और आसानी हो सके और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग रूट्स पर फिलहाल ये बसेस चलने वाली है। अगर बात करें अखबारों की तो प्रदूषण पर वार करने के लिए परिवहन बेड़े में 350 नई बसेस 15 से 20 दिन में मोहल्ला बस आएंगी, गहलोत ने कहा है। और बस डिपो का विद्युतीकरण कर रहे हैं, ये बातें भी कही गई। राजधानी दिल्ली को प्रदूषण पर वार के लिए 350 नई इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात मिली। बुधवार को राज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तरफ से सराय काले खां बस डिपो में आयोजित समारोह में इन बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1650 इलेक्ट्रिक बसेस के साथ देश में पहला शहर बन चुका है दिल्ली, जहां पर सबसे ज्यादा ई बसेस है, जबकि दुनिया में तीसरे नंबर का शहर बन चुका है। उपराज्यपाल ने कहा निश्चित तौर पर इन बसों के परिचालन से दिल्ली में प्रदूषण कम करने की दिशा में मदद मिलते हुए नजर आएगी। तो देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं अखबारों में कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं और फिलहाल इस खबर का भी जिक्र किया गया। आगे बढ़ते पूजा जी। और देखिए बिल्कुल 1650 इसी हिसाब से ई बसेस इस वक्त दिल्ली में हो चुकी हैं और जाहिर तौर पर जो पॉल्यूशन की मार लगातार जनता को झेलनी पड़ रही थी, हो सकता है कि उसमें कुछ राहत मिले इस बीच। लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को एक और झटका लगा है। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया है और पार्टी की प्राथमिक जो सदस्यता थी उससे इस्तीफा भी दे दिया है। खड़गे को एक्सपर्ट टैग करते हुए बाकायदा जो प्राथमिक सदस्यता थी उससे इस्तीफा दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक एक करके बिछड़ रहे हैं सब बारी बारी। अभी हाल ही में अशोक चौहान ने महाराष्ट्र में पार्टी को छोड़ दिया, अब विभाकर शास्त्री ने भी पार्टी को छोड़ दिया है और कांग्रेस के देखिए कई दिग्गज पहले ही पार्टी को छोड़ चुके हैं, अब चुनाव की करीबी आए हैं और इस बीच विभाकर शास्त्री ने भी पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। और बाकायदा देखिए लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उन्होंने एक्स पर अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और अब चर्चा इस बात को लेकर है कि आगे उनका राजनीतिक करियर क्या होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए। विभाकर ने अपने ट्वीट में बताया कि उन्होंने पार्टी की जो प्राइमरी मेंबरशिप है उससे इस्तीफा दे दिया है और कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इस बात का जिक्र भी वो करते हैं। बीजेपी में शामिल होने पर उनकी तरफ से क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि मैं लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के दृष्टिकोण को और मजबूत करके देश की सेवा कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं मेरे लिए बीजेपी के दरवाजे खोलने के लिए पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो देखिए कुल मिलाकर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन में गतिरोध लगातार जारी है। सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 6 सीटों पर लड़ने का फैसला ले लिया है और पंजाब में भी देखिए आम आदमी पार्टी ने यही कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को ऑफर की सिर्फ 1 सीट दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ में गठबंधन का पार्ट रहती है लोकसभा चुनाव से पहले या फिर समन्वय न बनने की वजह से बाहर आ जाती है। बिल्कुल, खबरों में बढ़ेगी आगे और बात अब राजस्थान की करते हैं। देखिए राजस्थान में खनन कारोबारी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खनन कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है और 22 गोदाम वैशाली नगर स्थित ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। खान विभाग के निदेशालय में भी टीम ने छानबीन की है, तो बड़ी कार्रवाई यहां पर ईडी की तरफ से की गई है, जहां राजस्थान में खनन कारोबारी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। महिमा, जनवरी 2024 में राजधानी दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने सर्वे करवाया था। अब इस सर्वे में देश के 254 शहरों का आकलन किया गया और बिहार का भागलपुर देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर को प्रमुखता से बताया गया। लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि जब आप सुबह के समय देर शाम के समय अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो स्मॉग लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर
करता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर जाएंगे अमित शाह। अशोक चव्हाण भी अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। अशोक चव्हाण ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया है और अब राज्यसभा के लिए नामांकन भी वो करेंगे महाराष्ट्र से। और इस बीच खबर यह है कि आज जब गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में रहेंगे तो उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ में भी हो सकती है। तो अमित शाह का आज है महाराष्ट्र दौरा और अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में जीत को पार्टी की पुख्ता करने के लिए अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं। वहाँ की क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है उसे लेकर बाकायदा पूरी वो नज़र रखने वाले हैं। और अब इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में देखिए गठबंधन की सरकार है और जाहिर तौर पर वहाँ पर गठबंधन का खुनबा भी बढ़ा है और नेताओं का आने का सिलसिला भी तेज़ी से आगे चल रहा है। जैसे कांग्रेस के अशोक चव्हाण ने, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़ा, नांदेड़ सीट से उन्होंने उस वक्त जीत दिलाई जब बीजेपी की पूरी लहर थी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर नेताओं के आने का सिलसिला चल रहा है और अब जब गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो उम्मीद है कि पार्टी को और ज़्यादा मजबूती भी मिलेगी। तो अशोक चव्हाण भी मुलाकात कर सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह के साथ में, ये जानकारी मिल रही है फिलहाल। आज जब वो पहुंचेंगे तो उनकी मुलाकात रह सकती है और बहुत ही ख़ास माना जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा अशोक चव्हाण ने जब पार्टी ज्वाइन किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए नजर आए, क्योंकि अब उनको राज्यसभा से नामांकन कराया जाएगा, नामांकन का मौका उनको मिलेगा। तो अमित शाह का जो महाराष्ट्र दौरा है उसको बेहद खास माना जा रहा है। माना ये जा रहा है कि जीत को पुख्ता करने के लिए, पार्टी की जीत को पुख्ता करने के लिए वो जा रहे हैं।